व्यंग्य रचना का शीर्षक है सन्यासी की चुनावी भाषा। दुखदाई खबरों के दौर में एक सुखद खबर मिली, जैसे 2000 रुपये की जेब कटी के बाद 10 का नोट पड़ा मिल जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जिस दिन था, एन उसी दिन लखीमपुर खीरी निवासी दिल्ली प्रवासी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के सुपुत्र को जमानत मिल गई। चूंकि मतदान के दिन को लोकतंत्र में त्योहार कहा जाता है, अतः मंत्री महोदय को बधाई कि त्योहार के दिन लाडला घर आ गया। अब अपनी मूल समस्या पर आता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि मुझे गर्मी ठीक करना आता है। मुझे समझ में नहीं आया कि उनका यह वक्तव्य कोरा मुहावरा भर है अथवा उन्होंने क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग वगैरह दुरुस्त करने की बात की है। धरती जिस तरह बढ़ते तापमान की चपेट में है, योगी जी गर्मी ठीक करके इस जानलेवा समस्या से मुक्ति दिला सकें तो निश्चित ही दुनिया में हमारे सन्यास के साथ साथ पॉलिटिकल सन्यास का भी डंका बज उठेगा। एक पॉलिटिशियन सन्यासी द्वारा गर्मी ठीक कर दिए जाने के चमत्कार से संभव है तमाम प्रकृति विज्ञानी भी अपने पेशे से सन्यास लेकर सन्यासी भेष में ही पॉलिटिक्स ज्वाइन करने लगे। उम्र का अधिकांश हिस्सा पढ़ने सुनने में खपाने के बावजूद मुझे सन्यासियों की भाषा समझ में नहीं आती। पॉलिटिकल सन्यासियों की तो बिल्कुल नहीं। गृहस्थ बोले, सन्यासी बोले या पॉलिटिकल सन्यासी, भाषा अलंकारिक और रहस्यात्मक नहीं होनी चाहिए। कबीर की उलट बांसियां तो इसलिए समझ में आ जाती हैं कि उसका खुद का जीवन उलट बांसी नहीं था। योगी जी का बयान जितना समझने की कोशिश करूं उतना उलझता जाता हूं। गर्मी ठीक करने के लिए जनता को कूलर पंखे बांटेंगे, घर घर एसी लगवाएंगे या अपने दोनों हाथों में झलने वाले पंखे लेकर चला करेंगे कि जिसने भी गर्मी लगने की शिकायत की और झट से पंखा झल दिया। लेकिन यह तो गर्मी ठीक करने का अस्थायी हल होगा। जैसे ही योगी जी पंखा झलना बंद करेंगे, गर्मी फिर लगना शुरू हो जाएगी। भाषा की स्पष्टता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से सीखनी चाहिए। जब कहा कि विदेश से काला धन लाऊंगा, तो निरक्षरों तक को समझ में आ गई थी कि बात काला धन लाने की हो रही है। जो सफेद धन लेकर निकलेंगे उनकी नहीं हो रही है। हमारे शक्तिमान प्रधानमंत्री भले ही काला धन आज तक ला नहीं पाए, लेकिन विदेश जा जाकर ढूंढने में तो कोई कसर छोड़ी नहीं। कड़ाके की सर्दी में कोई गर्मी ठीक करने का वादा करे तो उस पर भरोसा किया जाए कि नहीं किया जाए। गर्मी ठीक करने के नाम पर गर्मी बढ़ा तो नहीं देंगे। नेता ही अपने कहे के विपरीत आचरण करते हैं। योगी जी तो सन्यासी नेता हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि गर्मी ठीक करने के लिए योगी जी प्रदेश में यहां वहां बर्फ रखा देंगे या प्रदेश को ही बर्फ में लगा देंगे। पेंच यह भी समझ से परे है कि योगी जी गर्मी ही ठीक करना क्यों चाहते हैं। लोग तो जितने गर्मी से परेशान रहते हैं, उससे कहीं ज्यादा सर्दी और बरसात से परेशान रहते हैं। गर्मी ठीक करने का मतलब अपराधियों पर अंकुश से भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अपराधी तो खुद ऐसी भाषा बोलते हैं। व्यंग्य रचना का शीर्षक है लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, मोदी लैंग्वेज। बात करने या कहने के दो ही माध्यम होते आए थे, लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज। लेकिन 2014 से 3 हो गए हैं, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज और मोदी लैंग्वेज। जहां लैंग्वेज के लिए वाणी का इस्तेमाल होता है और बॉडी लैंग्वेज के लिए शरीर का, वहीं मोदी लैंग्वेज में वाणी और शरीर के साथ पहनावा भी जुड़ा होता है। लैंग्वेज सुनी जा सकती है और बॉडी लैंग्वेज देखी,
लेकिन मोदी लैंग्वेज को अतिरिक्त सुविधा हासिल होती है कि यह सुनी भी जा सकती है और देखी भी, बल्कि सुनते हुए देखी जाए और देखते हुए सुनी जाए तो मोदी लैंग्वेज ज्यादा मजे देती है। बॉडी लैंग्वेज तो खैर कभी झूठ बोलती ही नहीं है। लैंग्वेज को सच झूठ की कसौटी पर कसा जा सकता है और देर सवेर बोलने वाले से स्वीकार भी कराया जा सकता है। मोदी लैंग्वेज सच झूठ की कसौटी पर कसी तो जा सकती है, लेकिन झूठ साबित होने पर बोलने वाले से स्वीकार हरगिज नहीं कराई जा सकती। लैंग्वेज सुनकर पढ़कर सीखी जाती है और बॉडी लैंग्वेज देखकर, लेकिन मोदी लैंग्वेज सुनने पढ़ने देखने के अलावा अन्य तपस्याओं की भी मांग करती है। सामान्य प्यासा बोलकर पानी मांगता है, बीमार या संकोची पानी के लिए इशारा करता है, लेकिन बोलकर पानी मांगते हुए इशारे से मना करना या इशारे से मांगते हुए बोलकर मना करना वही साध सकता है जो मोदी लैंग्वेज में पारंगत हो। लैंग्वेज खुद को ऊंचा उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और बॉडी लैंग्वेज खुद को ऊंचा दिखाने के लिए, लेकिन मोदी लैंग्वेज खुद को ऊंचा दिखाने के चक्कर में औरों को नीचा बताने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज विचारणीय हो तो विचार किया जा सकता है, हास्यात्मक हो तो हंसा जा सकता है, दुखद हो तो आंसू बहाए जा सकते हैं, किंतु मोदी लैंग्वेज पर दर्शक श्रोताओं की प्रतिक्रिया गड्डमड्ड होती है। यानी हंसी की बात पर माथे पर सल पड़ते हैं और रोने की बात पर पेट में बल। जहां लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज आत्मनिर्भर होती हैं, वहीं मोदी लैंग्वेज अक्सर टेलीप्रॉम्प्टर पर निर्भर रहती है। हालांकि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भी व्यक्त की जाती है, लेकिन बिना टेलीप्रॉम्प्टर के मोदी लैंग्वेज को होने वाली कठिनाई का वर्णन टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़कर भी नहीं किया जा सकता। लगातार टेलीप्रॉम्प्टर की सहायता लेते रहने से मोदी लैंग्वेज को ऐसी आदत पड़ जाती है कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर की सहायता के बोलने पर भी यूं लगने लगता है मानो टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़कर ही बोला जा रहा हो। फिर तो मोदी लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहने वाले की यह हालत हो जाती है कि कोई उससे उसका नाम ही पूछ ले तो बेचारा टेलीप्रॉम्प्टर तलाशने लगता है। मोदी लैंग्वेज का प्रयोग देश में किया जाए या विदेश में, 1-2 लाख के सामने किया जाए या सिर्फ 1-2 के सामने, सदन के भीतर किया जाए या बाहर, मोदी लैंग्वेज का मंतव्य होता है गड़े मुर्दे उखाड़ना और वहां अपने झंडे गाड़ना। बिना बॉडी लैंग्वेज का सहारा लिए सीधी सच्ची लैंग्वेज में कहूं तो मोदी लैंग्वेज उन स्कूली वाद विवाद प्रतियोगिताओं के स्तर की होती है जिनका एकमात्र लक्ष्य तालियां बजवाना और ट्रॉफी जीतना होता है। व्यंग रचना का शीर्षक है चौथा खंभा खुद चारपाई पर। जिस मीडिया को लोकतंत्र को महनीय बनाना था वही दयनीय हो गया। लोकतंत्र का चौथा खंभा खुद 4 पायों के सहारे है: कॉरपोरेट, कर्मकांड, क्राइम और क्रिकेट। राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त ने कभी भारत की दशा को लेकर जो चिंता जताई थी, उनकी वह चिंता आज भारतीय मीडिया पर फिट बैठ रही है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। खबरिया चैनलों ने तो लगता है गंगाजली उठा ली है कि कुछ भी दिखाना है पर खबर नहीं। हिंदी अखबार भी न्यूज चैनलों की देखा देखी उस गेंदबाज की भूमिका में है जो सत्ता के सामने रुई की गेंद फेंकता है और विपक्ष के सामने पत्थर की। हिंदी अखबार सत्ता के तिल को तो ताड़ बनाकर छापते हैं, जबकि विपक्षी ताड़ को तिल बराबर भी जगह नहीं देते।
हिंदी अखबारों में मन की बात मोटे मोटे अक्षरों में छपती है और काम की बात छोटे छोटे अक्षरों में। हो सकता है विपक्ष में कमियां खोजना ही खोजी पत्रकारिता हो गई हो। 3 कृषि कानूनों के विरोध में मुजफ्फरनगर में ऐतिहासिक विशाल किसान महापंचायत हुई। अगले दिन प्रमुख हिंदी अखबारों ने ऐसे जिक्र किया जैसे 5-7 देहाती हुक्का पानी के लिए इकट्ठे हुए हों, जबकि कोई घर की बालकनी में रखे गमले में नन्हा सा कैक्टस ही लगाए तो यही अखबार विशाल वृक्षारोपण छापते हैं। लोकतंत्र में कैसे पाठक के अवचेतन में राजतंत्र आरोपित किया जाता है, अखबारों की चुनावी रिपोर्टिंग से समझिए। बजा चुनावी बिगुल, उम्मीदवारों ने संभाला मोर्चा। चुनाव घोषित, हर दल में बज उठी रणभेरी। अधिकांश सीटों पर भाजपा कांग्रेस में सीधी जंग। तृणमूल ने ढहाया वामपंथ का किला। आरजेडी ने छीनी जेडीयू से सीटें। आप कांग्रेस भाजपा में त्रिकोणीय संघर्ष। शिवसेना ने दी भाजपा को पटकनी। सपा बसपा ने लगाई एक दूसरे के खेमे में सेंध। टिकटों को लेकर सभी दलों में घमासान। बागियों ने अपने ही दलों को ललकारा। चुनावी समाचारों के शीर्षक पढ़कर लगता है कि अखबार वाले रिपोर्टिंग के लिए वीर रस के मंचीय कवि तैनात करने लगे हैं। बिगुल, मोर्चा, रणभेरी, जंग, किला, छीना झपटी, संघर्ष, पटखनी, सेंध, घमासान, ललकारा पढ़ पढ़ कर पाठक युद्ध की मानसिकता में रहने लगते हैं। अखबारों की ऐसी ही भाषा रही तो आशंका है बूथ पर जाने से पहले मतदाता असमंजस में न पड़ने लगे कि मतदान के लिए वोटर आईडी लेकर जाएं या ढाल तलवार। बीजेपी ने मारी कांग्रेस से बाजी। खबर में बाजी शब्द पढ़कर पाठक समझ ही नहीं पाता कि बीजेपी चुनाव में जीती है या ताश पत्ती के खेल में। न्यूज चैनलों के तो क्या कहने, चुनाव तो छोड़िए, न्यूज एंकर को प्रतिदिन की रिपोर्टिंग में ही महाभारत वाले संजय से बड़ा काम करना पड़ रहा है। संजय ने तो अंधे धृतराष्ट्र को सिर्फ युद्ध का हाल सुनाया था, न्यूज एंकरों को तो युद्ध कराते हुए हाल सुनाना पड़ रहा है। समाचारों के जल्द वितरण की ऐसी मारकाट है कि सायंकालीन अखबार भी सुबह 10 बजे बंटने लग जाते हैं। सायंकालीन अखबार में काम करने वाले एक पत्रकार ड्यूटी पूरी कर लौट रहे थे। सुबह 10 बजे का वक्त था। लाल बत्ती पर स्कूटर रोकते ही होकर से अपना अखबार खरीदा। किसी परिचित ने आश्चर्य प्रकट किया, अपना अखबार भी खरीदना पड़ रहा है। वे हंसकर बोले, हम ही नहीं खरीदेंगे तो हमारा वेतन कैसे निकलेगा। व्यंग्य रचना का शीर्षक है चुनाव अनेक, चेहरा एक। बहारों फूल बरसाओ, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव किसी वार्ड का हो या पार्लियामेंट का, भाजपा की ओर से नामांकन कोई भी दाखिल करे, लड़ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। शिकायत है कि चुनाव संगठन लड़े, सरकार क्यों? लोकसभा के अलावा अन्य चुनावों में प्रधानमंत्री अपनी भागीदारी क्यों रखते हैं? तो भैया इसलिए कि बैटरी को बैठने से बचाना हो तो गाड़ी को नियमित स्टार्ट करते रहना जरूरी है। यदि ग्राम पंचायत से लेकर देश की पंचायत तक अपनी ही सरकारें हों वाली मानसिकता ही विकास है तो गत 7 सालों जितना विकास सच में 70 सालों में नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी की एक विशेषता तो स्वीकारनी ही पड़ेगी कि चुनावी सक्रियता के मामले में पूरे धरती पकड़ हैं। उनका कोई प्रत्याशी कहीं चुनाव हार जाए तो भी वे हार नहीं मानते। कोई मुख्य चुनाव में हार जाए तो उपचुनाव की जमीन तैयार करवा लेते हैं।
उपचुनाव में भी हारने पर फिर चुनाव उपचुनाव की गुंजाइश निकालने में लगे रहते हैं। कई बार तो चिंता होती है कि यदि नरेंद्र मोदी जी किसी सिंगल चुनाव वाले या बिना चुनाव वाले देश के प्रधानमंत्री होते तो अपना और उस देश का टाइम पास कैसे करते। कोरोना हो इस कोरोना वायरस को, विदेश यात्राएं न होने से भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ भारत के ही रह गए, ऊपर से चुनावी भागीदारी ऑफलाइन, सो भारत के प्रधानमंत्री कहीं के नहीं रह गए। कोरोना काल से पहले कितने मजे थे। प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त हैं या विदेश निकल लिए। अक्सर तो यही सोचकर विदेश चले जाते होंगे कि जब कोई चुनाव ही नहीं है तो देश में पड़ा पड़ा क्या करूं। प्रधानमंत्री के विदेश से लौटने की खबर से ही लोग समझ जाते थे कि देश में कोई चुनाव होने वाला है, अथवा जब भी विदेश से लौटने का मन होता होगा देश में कहीं न कहीं चुनाव घोषित करा लेते होंगे। कोरोना काल से पहले प्रधानमंत्री का एक निश्चित टाइम टेबल था। विदेश से आए, चुनावी रैलियां संबोधित की और फिर विदेश निकल लिए। बिना चुनाव देश में काहे के लिए रुकना। संभव है ऐसा भी हुआ हो कि विदेश से देश के लिए चले हों और भारतीय वायु सीमा में प्रवेश करते ही पता लगा हो कि अभी तो देश में कहीं कोई चुनाव ही नहीं है और वहीं से लौट गए हों। अथवा भारत से बुलावे का फोन जाता हो तो कह देते हों कि जब देश में कोई चुनाव ही नहीं है तो आकर क्या करूंगा। या तो पार्टी किसी चुनावी सभा का आमंत्रण भेजती होगी तब स्वदेश आते होंगे, या खुद ही फोन कर पूछ लेते होंगे कि कहीं चुनाव कराओ तो स्वदेश आऊं, या यह भी कहा हो कि कल सुबह भारत आने का मन है, किसी छोटे मोटे चुनाव का प्रोग्राम रखना। हो सकता है कुछ एक चुनाव तो प्रधानमंत्री की भारत वापसी को सार्थक सिद्ध करने के लिए ही कराए गए हों। एक सज्जन मुझ पर क्रोधित हुए, तुम प्रातः स्मरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर निर्लज्जता से व्यंग करते रहते हो, लेकिन उनका विकल्प क्या है। मैंने हाथ जोड़कर हंसते हुए कहा, भाई साहब यह समस्या बीजेपी की है, देश की नहीं। व्यंग रचना का शीर्षक है कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। लोक कल्याणकारी सरकार वह होती है जो सड़क का टेंडर जारी करने से पहले ही टोल नाका चालू कर दे। भाई क्या बात है। मोदी सरकार से न व्यवस्था संभल रही है और न अर्थव्यवस्था। फलतः जिन्हें व्यवस्था से लड़ना चाहिए वे खुद से लड़ रहे हैं या एक दूसरे से। समझदार निठल्ला अपना माथा पीट रहा है और मूर्ख निठल्ला दूसरे का। सवाल है कि जनता को असहज करके भी सरकार सहज कैसे दिख लेती है। दरअसल सरकार के पास हिंदू मुस्लिम एजेंडे के साथ ही और भी कई तरकीबें हैं जिससे जनता का ध्यान न व्यवस्था की तरफ जाता है और न अर्थव्यवस्था की तरफ। उदाहरण से समझें, ज्यों ही बेरोजगारी का हल्ला बेकाबू होता है त्यों ही सरकार किसी विभाग में 10 पदों की भर्ती निकाल देती है। 10 पदों के लिए अमूमन 1 लाख के आसपास बेरोजगार आवेदन करते हैं। 1 लाख लोगों के आवेदन खर्च से चयनित होने वाले 10 लोगों के संपूर्ण सेवाकाल के वेतन भत्ते निकल आते हैं। सोने पे सुहागा यह कि नियुक्तियां देने से पहले कोई जागरूक नागरिक अड़ंगा लगवा देता है कि परीक्षा में जबरदस्त धांधली हुई है। सरकार ने प्रश्न पत्र हल करने के लिए परायों को सिर्फ 2 घंटे दिए जबकि अपनों को पूरे 120 मिनट। बहन पीहर जाने को बैठी थी और भाई लेने को आ गया, सरकार नियुक्तियां रद्द कर देती है। नौकरी एक को भी नहीं मिली, काम से लाखों लगे रहे और सरकार ने बिना एक पाई खर्च किए करोड़ों कमा लिए। है ना शानदार व्यवस्था और जानदार अर्थव्यवस्था।
चालाक अर्थशास्त्री भाषाई फेरबदल से भी गेम कर रहे हैं। जैसे नौकरी को जॉब, ठेके को पैकेज और छटनी को स्क्रीनिंग कर देने से पूरा मनोविज्ञान बदल जाता है। सगाई के समय लड़की वालों से कह दिया जाए कि लड़का सालाना 6 लाख के ठेके पर नौकरी करता है तो वह जिंदगी भर अविवाहित रह सकता है। इसी को यूं कहा जाए कि लड़का 3 लाख ईयरली पैकेज पर जॉब कर रहा है तो चटमंगनी पट ब्याह। 6 लाख के ठेके से 3 लाख का पैकेज श्रेष्ठ माना जाता है। जॉब को नौकरी कह दो तो लगता है लड़का मनरेगा में मजदूरी करता है। ऑफिस या कारखाने से छटनी करके निकाल दिए जाने पर नौकरी और इज्जत दोनों जाते हैं, जबकि स्क्रीनिंग कहकर हटा देने पर जॉब ही जाता है, इज्जत नहीं। क्या बात है। बहुराष्ट्रीय ई कॉमर्स, आईटी और फार्मा कंपनियों की अर्थव्यवस्था समझे बिना वर्तमान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं समझी जा सकती। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन ने अपने हित साधक नेता की जीत का फार्मूला निकाल रखा है। एक युवा की 20,000 रुपए की नौकरी छीनकर 40 युवाओं के बैंक खातों में 500-500 रुपए डलवा दो तो नेता की 39 वोटों से जीत पक्की। मंगल ग्रह पर पानी मिल सकता है, लेकिन अपने देश में जरूरत के अवसर पर अवसरवादी नहीं मिलते। कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश निकाला दिलवाने वाले बाबा जी इन दिनों कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। शायद बाबा जी अपने 7 स्टार आश्रम में योग की बिक्री से हुई कमाई का योग लगाने में व्यस्त हैं। भाई क्या बात है। व्यंग रचना का शीर्षक है चेहरे की राजनीति और राजनीति का चेहरा। बाजारू राजनीति में चेहरा बिकता है, फिर भले ही चेहरा आत्मप्रचार करके बेचना पड़े या दुष्प्रचार करके। चर्चाएं हैं कि जिधर भी नजर डालो प्रधानमंत्री ही का चेहरा दिखाई देता है। वैक्सीन सर्टिफिकेट से लेकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वाले थैले तक पर। टैक्स जनता का और चेहरा प्रधानमंत्री का। वाह क्या मार्केटिंग है। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री का चेहरा देखकर सतर्कता स्लोगन दवाई भी और कड़ाई भी बोलो तो ध्वनि निकलती है दवाई भी और बड़ाई भी। दरअसल ब्रांड आधारित चुनावी रण में चुनाव व्यक्ति नहीं चेहरा जीतता है। एक दौर में प्रधानमंत्री का चेहरा मुख्य चौक चौराहों तक सीमित रहता था, वह भी चुनाव के समय। फिर चेहरा चप्पे चप्पे पर टांगा लटकाया चिपकाया जाने लगा और अब तो बात दाने दाने पर छपा हो पीएम का चेहरा तक आ पहुंची है। हो सकता है चुनावी रणनीतिकार रणनीति बना रहे हों कि प्रधानमंत्री का चेहरा सिर्फ वैक्सीन सर्टिफिकेट पर ही क्यों, हर तरह के सर्टिफिकेट पर क्यों नहीं। मजा आ जाए यदि मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा पर नाम विद्यार्थी का हो और चेहरा प्रधानमंत्री का। कड़ा कानून बनाना चाहिए कि लोग अपने मकान झोंपड़े पर चेहरे वाली नेम प्लेट लगाएं जिस पर नाम पता अपना हो और चेहरा प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का चेहरा दूर से ही दिखना चाहिए, भले ही मकान मालिक का नाम पता नजदीक से भी न दिखे। इससे प्रधानमंत्री की ब्रांडिंग शानदार होगी और मकान मालिकों को भी लगेगा कि वे प्रधानमंत्री आवास में रह रहे हैं। चेहरा दिखाने की लिप्सा किस हद तक जा सकती है, कथा सुनिए। किसी राजा का एकमात्र लक्ष्य था कि प्रजा जहां कहीं भी नजर डाले उसे मेरा ही चेहरा दिखे। उसने राज्य की रेत के एक एक कण पर अपने चेहरे छपवा दिए, देवताओं तक की मूर्तियां हटवाकर वहां अपने चेहरे धरवा दिए, तमाम सरकारी गैर सरकारी मकानों की सीलिंग पर अपने चेहरे चिपकाने अनिवार्य कर दिए और आदेश दे दिया कि बाहर निकलने वाले लोग ऐसा छाता तानकर ही निकलें जिसकी भीतरी सतह पर मेरे चेहरे चित्रित हों। अब राजा के सामने एक चुनौती थी कि वह अपने चेहरे बहते पानी पर छपवाए और लोग देखें भी। उसने यह समस्या भी हल कर ली।
राज्य की नदियों के तटों पर उनके उद्गम से अंत तक अपने चेहरे वाले होर्डिंग कटआउट लगवाकर पानी के अन्य सारे संसाधन नष्ट करवा दिए। प्यासे लोग पानी लेने नदी पर जाते, ऊपर देखते तो राजा के चेहरे होर्डिंगों कटआउटों पर दिखते और नीचे देखते तो परछाइयों के रूप में। मारे खुशी के राजा बार बार दर्पण देखता, लेकिन यह क्या, चेहरे से ऊबकर प्रजा राजा का चेहरा देखने से बचने के लिए गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर जीने लगी। हर हाल में अपना चेहरा दिखाने को उतारू राजा भी कहां हार मानने वाला था। उसने प्रजा के मोतियाबिंद घोषित करवाकर सबकी आंखों में अपना चेहरा छपे लेंस डलवा दिए। कहते हैं इस मास्टर स्ट्रोक के बाद आंखें खुली रखी जाती या बंद, राजा का चेहरा कभी किसी नागरिक की दृष्टि से ओझल नहीं हुआ। व्यंग रचना का शीर्षक है महंगाई तार गई। चतुर शासक वह होता है जो अपने नागरिकों के दिमाग में बिठा दे कि तुम्हारी बदहाली नहीं बढ़ी तो देश की खुशहाली घट जाएगी। नागरिक जितना बुनियादी जरूरतों के लिए तरसेंगे, देश की बुनियाद उतनी ही मजबूत होगी। जीडीपी जितनी माइनस में जाएगी, विकास उतना ही प्लस में रहेगा। अपने शासक के भक्ति भाव में आकंठ डूबे नागरिक भी मान बैठते हैं कि व्यवस्था सत्य है, अर्थव्यवस्था मिथ्या। महंगाई, बेरोजगारी वगैरह बेमतलब की बातें हैं। पढ़ाई लिखाई टाइम पास के लिए की थी और नौकरी भाग्य से मिलती है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, लेकिन जिंदगी का मजा तब है जब जिए भी खाली हाथ। यदि सरकार द्वारा किसी वस्तु पर 10 रुपया बढ़ाकर 10 पैसे कम कर देने को ही नागरिक महंगाई घटाना मानने लगे तो समझ लो देश का विकास पटरी पर है। क्योंकि महंगाई और विकास एक दूसरे के पर्याय बना दिए गए हैं, अतः एक दिन पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े तो लगता है कि हम मोटरसाइकिल पर बैठकर नहीं, उसे कंधे पर उठाकर चल रहे हैं। भाई क्या बात है। डीजल पर 21 पैसे कम कर दिए तो दिन भर मन स्थिति ऐसी रही जैसे देश 2100 साल पीछे चला गया हो। अगले दिन 75 पैसे बढ़ाए, तब जाकर आजादी के अमृत महोत्सव वाली फीलिंग आई। किसी राज्य में चुनाव थे, सो सरकार चाहकर भी सप्ताह भर तक डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी नहीं कर पाई। लोग घबराकर त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठे कि हे राम, अब देश के विकास का क्या होगा। सरकार महंगाई नहीं बढ़ाए तो लोग उसकी लानत मलामत करने लगते हैं कि हमने जिस काम के लिए सरकार चुनी थी, जब वही काम नहीं कर पा रही है तो फिर काहे की सरकार है। भाई क्या बात है। वह तो मतदान खत्म होते ही रसोई गैस पर 50 रुपए बढ़ाए, तब जाकर भरोसा लौटा कि सरकार ने विकास से मुंह नहीं मोड़ा है। मेरे एक परिचित के यहां जिस दिन बढ़ी रेट वाला रसोई गैस सिलेंडर आया तो उन्हें लगा रसोई गैस सिलेंडर नहीं आया, कोई लाल चोले में प्रकट हुआ है। उन्होंने श्रद्धा भाव से रसोई गैस सिलेंडर के आगे शीश झुकाया, मानो प्रधानमंत्री संसद की सीढ़ियों पर नतमस्तक हो रहे हों। क्या बात है। कई को शिकायत है कि मोदी जी को महंगाई, बेरोजगारी की ओर ध्यान देना चाहिए। अब शिकायत करने वालों को कौन समझाए कि महंगाई, बेरोजगारी जैसी अप्सराएं कदापि एक ऋषि का ध्यान भंग नहीं कर सकती हैं। नकारात्मक लोगों को समझना चाहिए कि रोजगार घटने से भले ही अपराध बढ़ते हैं, लेकिन अपराध बढ़ने से भी तो कई को रोजगार मिलता है। जैसा कि माना जाता है कि महंगी वस्तु ही श्रेष्ठ होती है,
अतः इन दिनों वस्तुएं महंगी मिलने से हम भारतीयों में विशेष प्रकार का श्रेष्ठता बोध आ गया है, इस पर भी तो गर्व करो। स्कूल कॉलेज की पूरी फीस भरने के बावजूद ऑनलाइन पढ़ाई का खर्च अलग से, फीस की टीस का मजा ही कुछ और है। कभी कभी आशंका होती है कि यदि राष्ट्र का संपूर्ण विकास मोदी जी ही कर डालेंगे तो आने वाले प्रधानमंत्री क्या करेंगे। बहुत अच्छा भाई, क्या बात है। व्यंग रचना का शीर्षक है अयोध्या में लूट रही लंका। इधर झूमते हुए बोला, इस बार मानसून 15 दिन पहले आ गया। उधर ने टोका, आहिस्ता बोल, वरना अनुयायियों ने सुन लिया तो इसका श्रेय भी वे मोदी जी को दे डालेंगे। इधर ने बात बढ़ाई, और इधर उधर की क्या नई ताजा खबरें हैं। उधर ने बताया, महंगाई आसमान छू रही है और स्विस बैंकों में भारतीयों के धन में बढ़ोतरी के समाचार हैं। इधर ने चुटकी ली, यानी कार्य प्रगति पर है। भाई लोग न सिर्फ खा खा कर भाग रहे हैं, बल्कि भाग भाग कर खा रहे हैं। उधर आशंकित हुआ, चर्चाएं हैं कि अयोध्या में लाखों की जमीन मिनटों में करोड़ों की हो रही है। राम जन्मभूमि के फैसले के साथ ही अयोध्या में प्रॉपर्टी में ऐसा बूम आया है कि भगवान राम के वनवास से लौटने पर भी नहीं आया होगा। अयोध्या में जमीनों के भाव इतने उछाल पर बताए जा रहे हैं कि स्वयं दशरथ नंदन आज लव कुश के लिए 50 वर्ग गज का प्लॉट नहीं खरीद सकते थे। इधर मुस्कुराया, हे आर्यपुत्र, यही तो असली रामराज है। राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खारे चिड़िया भर भर पेट। देश दुनिया के प्रॉपर्टी कारोबारी चेक बुक या नोटों से भरे बैग लेकर जब अयोध्या के लिए प्रस्थान करते होंगे तो घरवाले उन्हें यह अर्धाली सुनाते हुए विदा करते होंगे, प्रबीसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। उधर ने जयकारा लगाया, बोल सियावर रामचंद्र की जय। जिस राम ने सोने की लंका को मिट्टी समझा, उसके तथाकथित भक्त मिट्टी से सोना बना रहे हैं। इधर ने प्रसंग बदला, चिराग तले अंधेरा तो सुना था, लेकिन बिहार में चिराग ही अंधेरे तले आ गया। तेल बाती चाचा ले उड़ा और चिराग खाली चिराग सा धरा रह गया। उधर ने नई सूचना दी, उधर बंगाल में तृणमूल से भाजपा में गए लोग गंगा जल छिड़कवाकर पुनः तृणमूल में लौट रहे हैं। इधर ने हंसते हुए कहा, ममता बनर्जी मोदी शाह के कवच कुंडल छीन रही है। उधर ने सार प्रकट किया, संसार की तरह राजनीतिक दलों का भी दस्तूर है कि जो आया है सो जाएगा भी। पर नेता को आराध्य मानने वाले फिर भी समझने को तैयार नहीं है। राजा फिर कोई नई खुरापात करता है और भक्त खुरापात को मास्टर स्ट्रोक मानकर फिर दल के दलदल में छप छप करने लगते हैं। इधर ने कहा, एक घटना सुनो। घटना क्या है? दुर्घटना है। कल प्रमुख पन्ना जेब में लिए एक पन्ना प्रमुख मिले, कहने लगे कि भाई साहब, जब से पेट्रोल सतायु हुआ है, जिंदगी स्कूटर की खाली टंकी सी हो गई है। मैंने हमदर्दी जताई कि जी वह तो मेरी भी हो गई है। तब बोले कि आपकी और हमारी दुर्दशा में अंतर है, आप रो तो सकते हैं। मैंने उन्हें सांत्वना दी कि बंधु व्यर्थ दुखी न हो, चक्रवर्ती सम्राट परवश है। दरअसल जिन कॉरपोरेट्स ने उग्र महत्वाकांक्षी, अत्यंत आत्ममुग्ध और नितांत विजनहीन यात्री को चेयर तक पहुंचाने के लिए जो व्हील चेयर उपलब्ध कराई थी, वे उसकी कीमत वसूल रहे हैं।
व्यंग रचना का शीर्षक है राजा मेहरबान तो बाबा पहलवान। इधर ने बेटे से सामान्य ज्ञान का प्रश्न किया, महर्षि पतंजलि और बाबा रामदेव के बारे में क्या जानते हो? बेटा बोला, योग सूत्र बाबा रामदेव ने लिखा है और महर्षि पतंजलि कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाते हैं। पास खड़े उधर ने इधर को टोका, पार्टनर, बेटे को मन की बात सुनने से बचा, अन्यथा किसी दिन यह भी कह सकता है कि रामायण के लेखक आदि कवि रामानंद सागर थे और वनवास अरुण गोविल को मिला था। इधर ने माथा पीटा, धंधे का कोई धर्म नहीं रहा और धर्म खुद धंधा हो गया। एक समय जो बाबा स्वदेशी की दुहाई देते हुए मल्टीनेशनल कंपनियों को कोसा करता था, आज वही बाबा अपने तथाकथित स्वदेशी प्रोडक्ट अमेरिकी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर बेच रहा है। योग ऋषि पतंजलि स्वर्गलोक में उस वक्त कपाल भाती छोड़कर कपाल पकड़ लेते होंगे जब मृत्युलोक में कोई ग्राहक दुकानदार से पतंजलि का नमक मांगता होगा। उधर हंसा, भगवा धार कर गल्ले पर बैठ जाओ तो फटी जींस के धंधे में भी चांदी बरसती है। कल चेले के साथ एक पहुंचे हुए सन्यासी मिले। पहुंचे हुए इस मायने में कि हाथ में कमंडल की जगह ब्रीफकेस था। वृद्धावस्था के बावजूद काले घने केस देखकर मैंने जिज्ञासा प्रकट की कि महात्मन, आपके अत्यधिक काले घने केशों का क्या रहस्य है? चेले ने सन्यास नया नया ही ज्वाइन किया होगा, सो सत्य बोल गया, महाराज जी अपने आश्रम के बनाए तेल शैम्पू इस्तेमाल नहीं करते। क्या बात है? इधर ने ठहाका लगाया, भारत में राजाओं के सन्यास लेने के तो असंख्य उदाहरण हैं, लेकिन सन्यासियों का राजा बनना अभी देखा जा रहा है। राजा भरथरी ने राजपाट के ठोकर मारकर सन्यास लिया और गोरखनाथ की शरण में पहुंचकर जोगी हुए। मजा देखिए, आज उसी जोगी भरथरी के गुरु भाई योगी बनकर सन्यासी वेश में यूपी का राजपाट चला रहे। उधर ने दहला मारा, एक संत अंतिम सांसें ले रहे थे। मुख में गंगाजल डाला जा चुका था, लेकिन प्राण कहीं अटके थे। शिष्य ने गीता पाठ रोककर पूछा कि गुरुजी, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। संत बोले कि बच्चा, बस एक बार सांसद विधायक रह लेता तो भवसागर तर जाता। शिष्य ने ज्ञान दिया कि गुरुजी, प्रारब्ध पर किसी का वश नहीं है, लेकिन याद रखें, जो साधु संत बिना सांसद विधायक बने देह त्याग देते हैं, हमारे ऋषि मुनि उन्हीं के कष्टों के मद्देनजर पुनर्जन्म का प्रावधान कर गए हैं। लो, एक पद सुनो, साधो संत बने व्यापारी, राम नाम की ओढ़ चदरिया हाट सजाई भारी, साधो संत बने व्यापारी। देख देख कर आवे हांसी, गल्ले पर बैठे सन्यासी, आश्रम कुटिया फर्म हो गए मची है मारा मारी, साधो संत बने व्यापारी। जींस कमीशन आढ़त पैसा, भयान नजारा मंडी जैसा, पाउडर मंजन मिर्च मसाला बेच रहे तरकारी, साधो संत बने व्यापारी। कांटा बाट बही अरु खाता, गाहक फांसे आता जाता, उलझ रहे क्रेता विक्रेता मार मार किलकारी, साधो संत बने व्यापारी। क्या बात है? धर्म कर्म का तिया पांचा, ईश्वर मिथ्या धंधा सांचा। धर्म कर्म का तिया पांचा, ईश्वर मिथ्या धंधा सांचा, तोप तमंचे पांव पड़त हैं शीश हाथ सरकारी, साधो संत बने व्यापारी। बहुत खूब, बहुत खूब। व्यंग रचना का शीर्षक है
बुद्धिजीवी बनाम मोदीजीवी। क्या बात है। भारत में लोकतांत्रिक समझ को लेकर दो प्रकार के पढ़े लिखे पाए जाते हैं, बुद्धिजीवी और मोदीजीवी। जहां बुद्धिजीवी इसीलिए बुद्धिजीवी होते हैं कि वे मोदीजीवी नहीं होते, वहीं मोदीजीवी भी इसीलिए मोदीजीवी होते हैं कि वे बुद्धिजीवी नहीं होते। जो बुद्धिजीवी नहीं होते वे भले ही मोदीजीवी न होते हों, लेकिन मोदीजीवी नहीं होते वे अवश्य ही बुद्धिजीवी होते हैं। कहा जाता है कि न तो बुद्धिजीवी कभी मोदीजीवी होते हैं और न ही मोदीजीवी कभी बुद्धिजीवी, पर यह सच नहीं है। मैंने बड़े बड़े बुद्धिजीवी मोदीजीवी होते देखे हैं, हां, किसी मोदीजीवी को कभी बुद्धिजीवी होते हुए नहीं देखा। क्या बात है। बुद्धिजीवी और मोदीजीवी दोनों की बनावट तो एक जैसी होती है, पर बुनावट में जमीन आसमान का अंतर होता है। हालांकि बुद्धिजीवी हो या मोदीजीवी, मेहनती दोनों होते हैं। जहां बुद्धिजीवियों को देखकर समझ में आता है कि बिना मेहनत के जड़मती सुजान नहीं हो सकता है, वहीं मोदीजीवियों को देखकर समझ में आता है कि बिना मेहनत के सुजान भी जड़मती नहीं हो सकता है। दोनों में एक बात और समान होती है। जहां बुद्धिजीवी मानते हैं कि हम बुद्धिजीवी नहीं होते तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता, वहीं मोदीजीवी भी मानते हैं कि यदि हम मोदीजीवी नहीं होते तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता। कोई बुद्धिजीवी मोदी मोदी करना शुरू कर दे तो समझ लो वह मोदीजीवी हो चुका है, और यदि कोई मोदीजीवी मोदी मोदी करना बंद कर दे तो समझ लो वह बुद्धिजीवी होने वाला है। मोदीजीवी हर समय दावा करते रहते हैं कि वे मोदीजीवी हैं, जबकि बुद्धिजीवी कभी दावा नहीं करते कि वे बुद्धिजीवी हैं। यदि बुद्धिजीवी दावा करने लगे कि वे बुद्धिजीवी हैं तो फिर आप ही बताइए कि वे काहे के बुद्धिजीवी हैं। बहुत सही। बुद्धिजीवी मोदी जी को मनुष्य मानते हैं, जबकि मोदीजीवी अवतार। मोदीजीवियों का दावा है कि मोदी जी ने धर्म की हानि होने पर अवतार लिया है, जबकि बुद्धिजीवियों का कहना है कि मोदी जी को अवतार मानने से धर्म की और हानि हुई है। जहां मोदीजीवी मोदी जी को हर समस्या का समाधान मानते हैं, वहीं बुद्धिजीवी मोदी जी को हर समस्या की जड़ मानते हैं। बुद्धिजीवियों का मानना है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री नहीं रहने पर भी दुनिया में सब कुछ बचेगा, जबकि मोदीजीवियों का दृढ़ मत है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री नहीं रहने पर दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। कितने ही बुद्धिजीवियों को हमने मोदीजीवी होते देखा है, लेकिन कभी अफवाह भी नहीं सुनी कि कोई एक बार मोदीजीवी बन जाने पर फिर से बुद्धिजीवी बना हो। अंत में सवाल उठता है कि किसी अपरिचित व्यक्ति को कैसे पहचाने कि वह बुद्धिजीवी है या मोदीजीवी। तो उसके लिए सीधा सा तरीका है, उसे मेरी यह व्यंग रचना सुनाएं। यदि इस व्यंग रचना को सुनकर वह फड़क जाए तो बुद्धिजीवी, और भड़क जाए तो मोदीजीवी। व्यंग रचना का शीर्षक है दिल्ली लखनऊ में खो खो कबड्डी। इधर ने उधर को फोन मिलाया तो कॉलर ट्यून बजी। खबरदार, गुजरात मॉडल की तमाम कोशिशों के बावजूद देश में भाईचारे की भावना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अतः जब तक रोज दो चार विरोधियों से लड़ाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं।
मूल मुद्दों से 100 गज की दूरी बनाकर रखें, घर में रहें या बाहर मुखौटा चढ़ाए रहें, बार बार सूचना को अफवाह और अफवाह को सूचना बताते रहें, विरोधी के प्रणाम का जवाब अंतिम प्रणाम से दें। याद रहे, हमें सच बोलने वालों से लड़ना है, सरकार से नहीं। IT सेल द्वारा अपने हित में जारी। उधर ने फोन उठाया, फोन क्या किया, आकर ही मिल लेते। इधर ने तर्क दिया, हरिशंकर परसाई जी ने कहा है कि टेलीफोन का आविष्कार ही उनके लिए किया गया है जो बातचीत तो करना चाहते हैं लेकिन सामने वाले का चेहरा नहीं देखना चाहते। उधर ने ठहाका लगाया, चेहरे ही का झगड़ा तो दिल्ली लखनऊ के बीच चल रहा है। कमल का चेहरा मुरझाया ऐसा है कि उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा जाए या वर्तमान मुख्यमंत्री के चेहरे पर। इधर बोला, स्थापित चेहरे की अंतिम सांस तक इच्छा रहती है कि मेरे तो 1000 चेहरे हों पर मेरे सामने दूसरा चेहरा न हो। क्या बात है? उधर ने भेद खोला, भाजपा ने मिस कॉल से मेंबरशिप देने का फंडा भी शायद इसीलिए अपनाया होगा कि पार्टी का विस्तार भी होता रहे और किसी का चेहरा भी न देखना पड़े। इधर ने शिकायत की, होर्डिंग, पोस्टर, ज्ञापन, विज्ञापन सब जगह मोदी जी ही का चेहरा, और तो और लोग वैक्सीनेशन पर पैसा अपना खर्च कर रहे हैं और सर्टिफिकेट पर चेहरा मोदी जी का। उधर मुस्कुराया, अपने चेहरे पर मुग्ध राजा दिन रात शीश महल में ही रहना चाहता है। इधर कुपित हुआ, तो फिर उज्ज्वला वाले रसोई गैस सिलेंडरों के साथ दिखने वाला चेहरा कोरोना के समय ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों के साथ क्यों नहीं दिखा? उधर ने समझाया, चेहरे के सहारे राजनीति करने वाला जानता है कि जहां श्रेय लेना हो वहां चेहरा दिखाओ, जहां जवाबदेही हो वहां चेहरा छिपाओ। भाई क्या बात है? इधर ने बात बढ़ाई, मन की बात रेडियो पर करने के पीछे भी कहीं यही आशंका तो नहीं है कि चेहरा दिख जाए तो लोग चैनल बदल लेंगे। उधर बोला, जब किसी नेता का चेहरा पार्टी से बड़ा हो जाता है तो उसकी महत्वाकांक्षा रहती है कि हर पार्टी सदस्य दर्पण में अपना चेहरा देखे तो भी उस नेता ही का चेहरा दिखाई दे। इधर ने कहा, कुछ भी कहो, प्रधान सेवक अपने चेहरे को छिपाने दिखाने की टाइमिंग खूब जानते हैं, इसलिए मन की बात रेडियो पर करते हैं और पटकथा में आंसू बहाने का सीन हो तब टेलीविजन पर आते हैं। उधर बोला, दो चेहरों में खींचतान बेवजह नहीं है। एक तरफ यह हकीकत है कि 7 साल में भाजपा ने जिस भी राज्य में किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा, चुनाव बाद वहां चेहरा दिखाने लायक नहीं बची। दूसरी तरफ प्रधान सेवक के चेहरे पर यह सोचकर हवाइयां हैं कि यदि पार्टी को दूसरा चेहरा मिल गया तो 2024 आते आते मेरा चेहरा उसी मार्गदर्शक मंडल वाली अलमारी में रख दिया जाएगा जिसका मैं ही निर्माता हूं। इधर ने हंसते हुए पटाक्षेप किया, यदि ऐसी अघट घट गई तो प्रधान सेवक को सन्यासी से यह विनती भी करनी पड़ सकती है कि महाराज, कुर्सी तो खींच ली, अब अपना कोई कुर्ता ही भेंट कर दो। खोदा पहाड़ निकला आरोग्य सेतु। देश कोरोना महामारी और दिशाहीन सरकार की चपेट में है। मोदी जी हनुमान तो बने, लेकिन जोश जोश में गलत बूटी का पहाड़ उठा लाए। अब असमंजस में है कि इसे रखें कहां। वापस धरने जाएं तो लोग हंसेंगे। दो प्रकार का लॉकडाउन चल रहा है, आम आदमियों पर थोपा हुआ और खास आदमियों का ओढ़ा हुआ। एक और लाखों गरीब कोसों पैदल चलने को मजबूर हैं
दूसरी तरफ हवाई जहाजों से फूल बरसाए जा रहे हैं। किसी ने आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा होगा जो असफल होने के लिए भी कड़ी मेहनत करता हो। जहां पनघट सी चहल पहल थी, वहां मरघट सा सन्नाटा पसर गया। सब अपने अपने मकानों में कैद हैं। किसी से फोन करके यह भी नहीं पूछ सकते कि और आज कहां हो। कहीं से छींकने खांसने की आवाज आ जाए तो लगता है पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। हां, भारतीयता की वापसी हुई है। लोग हाथ मिलाने की बजाय जोड़ने लगे हैं, वह भी दूर से ही। जबकि इस महामारी से पहले ऐसा हम सिर्फ उसी वक्त किया करते थे जब कोई अपना दिया हुआ पैसा वापस मांगता था। जो दुनिया में दहाड़ते फिरते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वे घर बैठे मिमिया रहे हैं कि बुरे दिन चल रहे हैं। जनता की पसीने की कमाई उसके शिक्षा और स्वास्थ्य के बजाय मूर्तियों, हथियारों और तमाशों पर लुटाई जाए तो नतीजे ऐसे ही निकलते हैं। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि कोरोना योद्धाओं के सम्मान में ताली और थाली बजाएं। उत्साही भक्तों ने शंख नगाड़े तक बजा डाले और डार्विन के सिद्धांत को फिर पुख्ता किया कि हां, हमारे पूर्वज बंदर ही थे। यह देखना बड़ा मजेदार लग रहा है कि नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक बताने वाले भाई साहब पुरानी खाकी निकर से बना थैला लिए धर्मपत्नी से पूछ रहे हैं कि 200-400 रुपए पड़े हैं क्या। मीडिया मूल मुद्दों को छोड़कर हिंदू मुसलमान में लगा हुआ है। हरशंकर परसाई जी ऐसे मीडिया के बारे में बड़ी मार्के की बात कह गए हैं कि केंचुए ने हजारों साल की तपस्या के बाद यह उपलब्धि हासिल की कि उसके रीढ़ नहीं होती।